स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपी पीएससी पर करंट अफेयर की 1000 प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 10 में हम अगले 40 एमसीक्यू करेंगे जो कि पीसीएस व आरओ एआरओ की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलते हम अपने पहले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2024-25 में जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? ए 8.9%, B 9.8%, C 11.19%, D 12.5%। तो इसका सही उत्तर है C 11.19%, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि से अधिक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 का विषय क्या था? ए विकास और समृद्धि, बी शिक्षा में प्रगति, सी विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश, डी कृषि में नवाचार। तो इसका सही उत्तर है सी विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत 2018 में राज्यपाल राम नाईक के सुझाव पर किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। उससे पहले हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप सभी के लिए इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या इस पीडीएफ के अंत में दे दी गई है। यहाँ पर हम केवल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जिससे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास हम सभी कर सके। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपी पीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब हम तेजी से अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, वर्ष 2023 के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कितने बाल साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? ए 7, बी 9, सी 12, डी 15। तो इसका सही उत्तर है बी 9। यह सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। इसकी चर्चा हम अपने पिछले सेशन में भी कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? ए डॉक्टर करुणा पांडे लखनऊ, बी डॉक्टर आरपी सारस्वत सहारनपुर, सी डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान शाहजहांपुर, डी दिलीप समाश। तो इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर करुणा पांडे लखनऊ। प्रश्न नंबर 5, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस भारत में कहाँ स्थापित होगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी ग्रेटर नोएडा, डी कानपुर। तो इसका सही उत्तर है सी ग्रेटर नोएडा। यह समझौता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार हंसा और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक उप कुलपति प्रोफेसर डेबोरो स्विनी के हस्ताक्षर से हुआ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति ने कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए हैं? ए 119, बी 139, सी 159, डी 179। तो इसका सही उत्तर है बी 139। इसमें यूपी के 2 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, जिसमें साध्वी ऋतंभरा को समाजकार के क्षेत्र में और राम बहादुर राय को साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। यूपी के 8 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? ए मेरठ, बी आगरा, सी कुशीनगर, डी वृंदावन। तो इसका सही उत्तर है डी वृंदावन। 21 से 23 मार्च 2025 में
वृंदावन में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और क्रांति धारा साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कहां पर डॉल्फिन सफारी की शुरुआत करने की घोषणा की गई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी बलिया। तो इसका सही उत्तर है ए वाराणसी। प्रश्न नंबर 9, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। इसमें पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे 117 पदक के साथ हरियाणा है और तीसरे स्थान पे राजस्थान 60 पदकों के साथ है। उत्तर प्रदेश 52 पदकों के साथ 7वें स्थान पर है। यह आयोजन 4 से 15 मई को बिहार में हुआ था। बिहार 15वें स्थान पर है। इसका शुभंकर जो है वो गज सिम्हा है। यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि यूपी के कादिर खान ने 400 मीटर की दौड़ में 2 नए रिकॉर्ड बनाए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला डिजिटल हाईवे किन 2 शहरों के मध्य शुरू होगा? ए बाराबंकी से बहराइच तक, बी लखनऊ से कानपुर तक, सी गोरखपुर से प्रयागराज तक, डी बलिया से बस्ती तक। तो इसका सही उत्तर है ए बाराबंकी से बहराइच तक, जिसकी कुल दूरी है 101 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की किस जिला अधिकारी को सिविल सर्विस दिवस पर प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है? ए मेधा रूपम, बी दिव्या मित्तल, सी चैत्रावी, डी मोनिका रानी। तो इसका सही उत्तर है डी मोनिका रानी। दोस्तों यहाँ हम ध्यान रखेंगे सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? ए उमेश यादव, बी सचिन यादव, सी नीरज चोपड़ा, डी अरविंद मिश्रा। तो इसका सही उत्तर है बी सचिन यादव। 84.39 मीटर भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये बागपत के निवासी हैं। दोस्तों हाल ही में हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 4थे स्थान पर रहे। इन्होंने नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही उत्तर है सी तीसरा। उत्तर प्रदेश में लगभग 26 यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो हैं यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। इसमें नोएडा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप की संख्या के मामले में नोएडा सबसे आगे है। उसके बाद लखनऊ है, उसके बाद गाजिया है। 1582 स्टार्टअप कार्यरत हैं अभी वहाँ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप PDF में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ए तीसरा, बी पांचवा, सी सातवां, डी नौवां। तो इसका सही उत्तर है सी सातवां। उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें उत्तर प्रदेश का स्कोर हम देखते हैं 45.9 स्कोर के साथ ये 7वें स्थान पर है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। यह शुरुआत जो है लोहम कंपनी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत की है, जो ई कचरे से लिथियम कार्बोनेट का उत्पादन करेगी। इसकी शुरुआती क्षमता जो है वो 1000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है।
इसका 2029 तक का इसका उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 20,000 टन करने की योजना है। 20,000 टन करने की योजना है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 की पदक तालिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हरियाणा कुल 104 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा, उत्तर प्रदेश कुल 64 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल एक। इसमें जो है पहले स्थान पे हरियाणा है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु और तीसरे स्थान पे यूपी है। यहाँ चौथा स्थान जो है यहाँ तीसरा स्थान होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, या इसका दूसरा संस्करण है। इसका जो शुभंकर है उसका नाम उज्ज्वला है, जो कि घरेलू गौरैया से प्रेरित है। पैरा एथलीटों के संकल्प और जुझारूपन का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिति का आयोजन किस शहर में हुआ था? ए बेंगलुरु, बी पेरिस, सी रोम, डी जोहान्सबर्ग। तो इसका सही उत्तर है बी पेरिस। अगली एआई समिट 2026 में इसका आयोजन भारत में होगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार ऑस्कर किसे मिला? ए ला लैंड, बी पुअर थिंग्स, सी द फेवरेट, डी अनोरा। तो इसका सही उत्तर है डी अनोरा। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडसिन अनोरा को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सीन बेकर को अनोरा के लिए दिया गया। इसको आप हमारे पीडीएफ में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ए हेल्लारो, बी छेलोसो, सी कच्छ एक्सप्रेस, डी आपले वन। तो इसका सही उत्तर है सी कच्छ एक्सप्रेस। इसके सारे पुरस्कार की लिस्ट आप पीडीएफ में देख सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसके जो निर्माता हैं वो सोल सूत्र एलएलपी हैं और निर्देशन विरल शाह ने किया है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए कर्मा पुंतुशो, बी रूरल डॉक्टर मूवमेंट, सी मियाजाकी हयाओ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। रूरल डॉक्टर मूवमेंट जो है यह थाईलैंड की एक संस्था है। हयाओ मियाजाकी जापान के हैं और कर्मा फुंत्सो भूटान के एक शिक्षाविदी और लोदेन फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जबकि ग्वेन थी नकोंगफोंग वियतनाम की हैं और परवीजा फरहान जो है एक पर्यावरण कार्यकर्ता है इंडोनेशिया की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम जीके स्टैटिक भी इसका पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना हम देख लेते हैं रेमन मैग्सेसे की, जो कि 1957 में हुई। या एशिया का इसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि फिलीपींस के जन्मदाता राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, बी आकाश तीर व्यापक कमांड नियंत्रण संचार कंप्यूटर खुफिया अवलोकन
तो ही प्रणाली का हिस्सा है। इसका विकास DRDO, इसरो और बेल द्वारा किया गया। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसकी जो लागत है 1982 करोड़ रुपए है। इसकी हाल ही में जो उपलब्धियां ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? ए 15 जनवरी, बी 27 जनवरी, सी 10 फरवरी, डी 29 फरवरी। तो इसका सही उत्तर है बी 27 जनवरी। या जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने होलोकॉस्ट के नाम पर लाखों लोगों को नजरबंदी कैंप में रखा था, जिससे उस समय लगभग 11 लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके मार डाला गया था। यह बहुत घृणित कार्य था, जिसमें 11 लाख लोगों को गैस चैम्बर में मार दिया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए लाइट ऑफ द हार्ट, बी हार्ट लैम्प, सी वॉइस ऑफ हार्ट, डी चॉइस ऑफ हार्ट। तो इसका सही उत्तर है बी हार्ट लैम्प। इसकी अनुवादक जो हैं वो दीपा भस्ती हैं। हार्ट लैम्प की 12 कहानियां दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदाय में महिलाओं और लड़कियों के जीवन का वृत्तांत प्रस्तुत करती हैं। इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 50,000 पाउंड है, जो लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बांटी जाती है। इससे पहले 2022 में गीतांजलि श्री के बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी लेखिका बानो मुश्ताक बन चुकी हैं। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। दूसरा, प्रतिशत के हिसाब से वन आवरण वाले 3 शीर्ष राज्य व केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। तीसरा, क्षेत्रफल के हिसाब से वनावरण वाले 3 शीर्ष 3 राज्य या यूटी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। चौथा, वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान ने दर्ज की है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं या हैं? ए केवल कथन 1, 2 और 3 सही है। बी केवल कथन 2, 3 और 4 सही है। सी केवल कथन 2 और 3 सही है। डी उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो इसमें सही उत्तर है बी, कथन केवल 2, 3 और 4 सही हैं। यहाँ पहला कथन जो है गलत है। यहाँ 15% की जगह 25.17% है कुल वन और वृक्ष आवरण। दोस्तों, आप इसे PDF में देख सकते हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके हम सभी डाटा को एक बार देख लेते हैं। इसमें अधिकतम वृक्ष वन आवरण छत्तीसगढ़, अधिकतम वृद्धि वनावरण में मिजोरम, और सबसे बड़ी कमी जो है वो मध्य प्रदेश में देखी गई है। दोस्तों, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यू-विन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पोर्टल गर्भवती महिलाओं और 9 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए
सभी टीकाकरण कार्यक्रम को कवर करता है। दूसरा, यह पोर्टल एक चेकर टीकाकरण प्रमाण पत्र तैयार करता है जिसमें सभी टीकों को रंग कोडित किया जाता है। तीसरा, यूविन अंततः सभी डिजिटल रिकॉर्ड को आभा आईडी के माध्यम से जोड़ेगा। उपर्युक्त कथन में से कौन से या से कथन सही हैं या हैं? ए, केवल कथन 2 और 3 सही हैं। बी, केवल कथन 1 और 2 सही है। सी, केवल कथन 1 और 3 सही है। डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है 1, केवल कथन 2 और 3 सही हैं। पहला कथन जहां 9 वर्ष की आयु है, यहाँ 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए टीका कार्यक्रम को कवर करता है। बाकी के दोनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? ए, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। बी, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। सी, नीति आयोग। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक लंबाई की सड़कें निर्मित की गईं? ए, राजस्थान। बी, उत्तर प्रदेश। सी, महाराष्ट्र। डी, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए, राजस्थान, 22,041 किलोमीटर। दूसरा उत्तर प्रदेश का स्थान है 1854 किलोमीटर। तीसरा 1837 किलोमीटर के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। 17 जून 2025 को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला 2025 कहाँ आयोजित की गई? ए, नई दिल्ली। बी, जोधपुर। सी, लद्दाख। डी, गुजरात। तो इसका सही उत्तर है बी, जोधपुर। दोस्तों, हम यहाँ इस कार्यशाला की थीम को ध्यान में रखेंगे। इसका विषय था मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण रणनीतियाँ, जिसका उद्देश्य है शुष्क एवं अर्धशुष्क परिस्थिति प्रणाली में सतत भूमि प्रबंधन पर केंद्रित करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29। 16 से 17 जून 2025 के मध्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और राज्य आपदा मोचन बलों का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए, नई दिल्ली। बी, लखनऊ। सी, पुणे। डी, मानेसर। तो इसका सही उत्तर है ए, नई दिल्ली। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इस समापन अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने की। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30। 17 से 18 जून 2025 को पहले रूसी भारतीय युवा मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए, जोधपुर। बी, बीजिंग। सी, मध्य प्रदेश। डी, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है डी, नई दिल्ली। यह कार्यक्रम भारत रूस के बीच कूटनीतिक संबंधों के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया। या रूस के बीच कूटनीतिक संबंधों की जो शुरुआत हुई थी यहाँ 1925 में हुई थी। उसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 18 जून 2025 को आयोजित तीसरी केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ए, इस बैठक में कुल 2.35 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी दी गई। बी, इन स्वीकृति आवासों में से अधिकांश BLC और AHP वर्टिकल के अंतर्गत हैं। सी, ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 144 मकान स्वीकृत किए गए।
डी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अब तक कुल 7.10 लाख मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 144 मकान की जगह केवल 44 मकान आवंटित किए गए हैं। बाकी के सभी 3 आंसर सत्य हैं। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। 17 जून 2025 को स्काई ट्रेलर द्वारा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड 2025 में किसको वर्ल्ड प्लेयर का बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया गया? ए जापान एयरलाइंस, बी कतर एयरवेज, सी सिंगापुर एयरलाइंस, डी कैथे पैसिफिक एयरवेज। तो इसका सही उत्तर है बी कतर एयरवेज। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। जून 2025 में भारत सरकार ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के लिए गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में नामित किया है? ए वाराणसी, बी हैदराबाद, सी लखनऊ, डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है सी लखनऊ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि यह चुना जाता है तो NHL हैदराबाद के बाद दर्शन सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में दूसरा भारतीय शहर लखनऊ अपना बन जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। महाकृषि AI नीति 2025 से 29 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 17 जून 2025 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए महाकृषि AI नीति 2025-29 को मंजूरी प्रदान की। दूसरा, इस नीति के तहत सरकारी और निजी डेटा के साथ साथ अन्य हितधारकों को जोड़ने वाला एक एग्रो डेटा एक्सचेंज भी स्थापित किया जाएगा। तीसरा, इसके तहत 25,000 करोड़ का प्रारंभिक सरकारी 2500 करोड़ का प्रारंभिक सरकारी निवेश किया जाएगा। तो इसका उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं या हैं? ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी 1 और 3, डी उपयुक्त सभी कथन। इसका सही उत्तर है बी केवल 1 और 2 कथन सही हैं। इसमें 2500 करोड़ की जगह 500 करोड़ का प्रारंभिक सरकारी निवेश किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, रोबोटिक्स और जनरेटिव AI का उपयोग करके क्रांति लाना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार PCS में आई थिंक आ चुका है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। नए तुरा बाईपास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए तुरा बाईपास NH 127B को NH 217 से जोड़ेगा। बी प्रस्तावित बाईपास की कुल लंबाई 29.03 किलोमीटर है। सी NH 127 पूर्व में NH 151 था जो कि भारत नेपाल सीमा तक जाता है। NH 51 सॉरी दोस्तों। डी बाईपास का उद्देश्य तुरा के भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्र को दरकिनार करना है। तो इसमें हमें सही नहीं बताना है। तो इसका सी ऑप्शन जो है कि सही नहीं है। या भारत नेपाल की सीमा की जगह नेपाल की जगह यहाँ बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। दोस्तों या 2 लेन में विकसित किया जाएगा और या जून 2025 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में 29.30 किलोमीटर के एक नई बाईपास का निर्माण जो है 951.27 करोड़ रुपए की राशि के साथ किया जा रहा है। इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे जो कि NH 217 है वो गुवाहाटी को डालू से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के रूप में कार्य करता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36। ट्रैपिंग पहल के निम्नलिखित में से
संभावित लाभ सीधे तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हैं? कौन से संभावित लाभ सीधे तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़े हैं? एक, क्षतिपूर्ति दावा की प्रक्रिया में तेजी। दूसरा, फसल नुकसान के आकलन में पारदर्शिता। तीसरा, बीमा कंपनियों के लिए लागत में वृद्धि। चौथा, किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना। ए केवल एक और दो, ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 4, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर है ए केवल 1, 2 और 4। इसमें ऑप्शन 3 गलत है, बीमा कंपनियों के लिए लागत में वृद्धि नहीं है। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में 36वें में हम थोड़ा अति महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। यह कार्यक्रम जो है खरीफ 2025 और रबी 2025-26 मौसमों को लक्षित करेगा। इस परियोजना को इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फंड द्वारा समर्थन दिया जाएगा। इसमें फसल बीमा में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए 825 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। 9 जून 2025 को राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत पहली राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सहभागिता कार्यशाला का कहाँ आयोजित हुई? ए नई दिल्ली, बी गाजियाबाद, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली। यह कार्यशाला भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। दोस्तों हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो 2022 में की गई थी। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। 16 जून 2025 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऑप्शन देखते हैं। ए पेरिस, बी कुनमिंग, सी बैंकॉक, डी नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है डी नई दिल्ली। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोस्तों यहाँ हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इसकी जो अध्यक्षता की है वह मंत्री केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। यहाँ में 7 बिग कैट अलायंस जो है उनके नाम बता देते हैं, जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, हिंद तेंदुआ, चीता, जैगुआर, प्यूमा को 7 बिग कैट अलायंस की श्रेणी में रखते हैं। इस बैठक में जो है 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया है और यह 95 देशों का एक गठबंधन है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39। जून 2025 में कौन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहली महिला एडीसी नियुक्त हुई हैं? ए दीपा सिंह, बी यशस्वी सोलंकी, सी नेहा चौहान, डी रागिनी ठाकुर। तो इनका सही उत्तर है बी यशस्वी सोलंकी। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। यह अंतिम प्रश्न है। 13 जून 2025 को अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए भुवनेश्वर, बी रांची, सी इंदौर, डी अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है सी इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने की। दोस्तों यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों के लिए शुरू की गई थी। इस अवसर पर जो इस अध्यक्षता में 52 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ 7 अंतर्देशीय राज्यों व यूटी के लिए प्रमुख मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला रखी गई। दोस्तों आज के वीडियो में हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। अगले वीडियो में हम पुनः इसी श्रृंखला के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। अगर हमारी ये पहल आपको अच्छी लग रही है
तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए।